अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनरल प्रोलॉग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल बाय जेफरी चौसर। इसके जनरल प्रोलॉग को आज हम पढ़ेंगे। पोइम्स की कलेक्शन जो कि 24 स्टोरीज पर बेस्ड है। ये लिखी है एक ग्रेट पोइट ने जिसका नाम है जेफरी चौसर, अ ग्रेट पोइट ऑफ 14th सेंचुरी एंड आल्सो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल के इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोलॉग को, विच मीन्स इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टेल्स वन बाय वन। स्टूडेंट्स, आज का टेक्स्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जेफरी चौसर जो हैं उन्होंने ये पोइट्री जो लिखी थी उन्होंने इसको मिडल इंग्लिश में लिखा था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो पोइट्स थे, जो राइटर्स थे, वो मिडल इंग्लिश में नहीं लिखते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पीरियड के जो राइटर थे, जो पोइट्स थे, वो लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करते थे और फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करते थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो लिटरेचर था वो ओल्ड इंग्लिश में नहीं लिखा जाता था, मिडल इंग्लिश में नहीं लिखा जाता था, क्योंकि उसको जो है वो कंसिडरेबल ही नहीं समझा जाता था। तो जेफरी चौसर पहले पोइट थे जिन्होंने मिडल इंग्लिश में पोइट्री लिखना स्टार्ट की। तो स्टूडेंट्स, मिडल इंग्लिश जो है ये मॉडर्न इंग्लिश से थोड़ी डिफरेंट है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, बट आई होप आपको ये वीडियोस देखने के बाद आपको तमाम जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो टेक्स्ट में स्टार्ट कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जब पेपर में ये लाइंस आ जाती हैं तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना इस टेक्स्ट के ऊपर वीडियोज़ बनाई जाएँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हेन दैट अप्रैल विद हिज शॉर्ट्स सूट। आपको इस इंग्लिश को प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश से डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको एक एक वर्ड को समझना है, तभी आप पूरी लाइन की जो एक्सप्लेनेशन है, जो ट्रांसलेशन है, वो समझ पाएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझना है वो ये है कि ये जो कलेक्शन है पोइम्स की, स्टोरीज़ की जो कलेक्शन है, ये जो पोइट्री है, जेफरी चौसर ने पोइट्री को नैरेटिव स्टाइल में लिखा है। ठीक है, नैरेटिव मीन्स इस तरह से ऐसे लगता है जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर कैरेक्टर्स भी हैं, सेटिंग भी है, प्लॉट भी है। तो जब हम एक लाइन को पढ़ेंगे तो वो लाइन दूसरी लाइन से कनेक्ट होगी, इसी तरह से दूसरी लाइन जो है वो तीसरी लाइन से कनेक्ट होगी, तीसरी लाइन चौथी लाइन से कनेक्ट होगी, तभी लाइन जो है वो आपस में कनेक्शन से एक सेंस दे रही होंगी, एक मीनिंग कन्वे कर रही होंगी। आप इस तरह से इसको समझ नहीं पाएंगे कि एक लाइन जो है वो एक ही बात कन्वे कर रही है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लाइंस आपस में कनेक्ट होंगी, तभी आप उनके मीनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। When that April with his shortest suit। अब यहाँ पे जो ओल्ड इंग्लिश में यूज़ हुआ है when is an WHEN, when which means जब। एंड अप्रैल के यहाँ पे स्पेल देखें, अप्रैल ये वर्ड जो अप्रैल का मंथ है उसकी बात हो रही है। विद हिज शॉर्ट्स सूट, शॉर्ट्स का मतलब है शावर्स एंड सूट का मतलब है स्वीट। When that April with his short suit, जब अप्रैल का महीना अपनी खूबसूरती यानी अपनी रिमझिम, उसकी जो फुहार है, उसकी जो हल्की बारिश है वो बरसाता है। The drought of March hath burst to the root। ड्रॉट का मतलब है ड्राइनेस, ठीक है, खुश्कपन, लेक ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, हैथ का मतलब है हैज़। ठीक है, हैथ का मतलब है हैज़। पर्स्ट टू द रूट, पर्स टू द रूट का मतलब है खुश्क जड़ों को ज़मीन के आखिर तक चूस लेना। ठीक है, मतलब कि खुश्की बढ़ चुकी थी और लंबे अरसे से उस ज़मीन को पानी नहीं मिला था। When that April with his shorts sit, जब अप्रैल अपनी रिमझिम, अपनी बारिश, अपने फुहार, हल्की बारिश बरसाता है तो द ड्रॉट ऑफ मार्च हैथ पर्स्ट टू द रूट्स। तो मार्च की खुश्की जो है, मार्च की रफनेस जो है, मार्च के अंदर जो फसलें हैं या जो ज़मीन के अंदर जो मॉइस्ट की कमी है वो तमाम पूरी हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि ज़मीन इतनी खुश्क हो चुकी है कि लंबे अरसे तक उस ज़मीन को पानी नहीं मिला। तो जब मार्च जो अप्रैल की बारिश है उसने उसको आखिर तक, रूट्स तक मॉइस्ट कर दिया। थर्ड लाइन है एंड बाथ्ड एवरी वेन इन स्विच लिकर। बाथ्ड का क्या मतलब है? बाथ्ड का मतलब है धोना। ठीक है, मतलब कि शार होना, हर एक पे पड़ना।
एंड bathed every vein. Vein means vein, shark, VEIN, vein, ठीक है. एंड switch liquor, switch का मतलब है सच, ठीक है. एंड liquor का मतलब है मॉइस्चर, नमी. एंड bathed every vein in switch liquor, और हर शाख को ऐसी खूबसूरत और शानदार शबनम मिली. Of which virtue engendered is the flower. Of which virtue engendered is the flower. मैंने बताया था ना आपको कि जो फर्स्ट लाइन होगी वो सेकंड लाइन से, और सेकंड लाइन थर्ड लाइन से, और थर्ड लाइन फोर्थ लाइन से कनेक्ट होगी. इसी तरह से पूरे पोएम्स के अंदर तमाम लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है. तो यहाँ पे देखें, एंड bathed every vein in switch liquor, और हर शाख को ऐसी खूबसूरत और शानदार शबनम मिली. ऑफ विच virtue engendered is the flower. अब यहाँ पे वर्ड है virtue विच मीन्स पावर, ठीक है. engendered मीन्स खिलना, क्रिएट करना. वेन, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, वेन, ठीक है, शाख. लिकर मीन्स मॉइस्चर, एंड फ्लावर मीन्स फूल. और हर शाख को ऐसी खूबसूरत और शानदार शबनम मिली कि उसकी ताकत से उसके फूल खिल गए. कि जितने भी पौधे थे, जितने भी प्लांट्स थे, उनकी जो शाखें हैं उनको इतनी नमी मिली, इतनी पावर मिली कि उस पावर से जो फूल थे वो खिल चुके थे. इन लाइंस में पोएट कहता है, अप्रैल की जो खूबसूरत रिमझिम है उसने पौधों को इतनी शानदार नमी बख्शी है कि मार्च की जो तपिश थी, मार्च की जो ड्राइनेस थी, रफनेस थी, वो ख़त्म हो गई थी, और ज़मीन की जो जड़ें हैं वहाँ तक नमी पहुँच चुकी थी, और उस नमी की वजह से उन पौधों के ऊपर फूल भी खिल चुके थे, ठीक है. When Zephyrus eke with his sweet breath. अब यहाँ पे लाइन नंबर 5 देखें, मगरब की तरफ से, when, जब, Zephyrus eke का मतलब है also. Zephyrus means west wind, मगरबी हवाएं, यानी कि वेस्ट विंड्स को कहा गया Zephyrus. With his sweet breath, अपनी मीठी खुशबू के साथ या अपनी खूबसूरत हवाओं के साथ, जब मगरब की खूबसूरत और हैरान कुन हवाएं इंस्पायर्ड हैथ इन एवरी होल्ट एंड हीट. होल्ट का मतलब है वुड, एंड हीथ का मतलब है बुशेस, झाड़ियाँ, छोटे छोटे पत्ते, नए नए कॉम्पलें जो होती हैं, छोटे नए नए पौधे जो होते हैं, उनको हीथ कहा जाता है. फ़ज़ा को बहार में बदल देती है जिससे नए पौधे खिल जाते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे आप ये दो लाइंस पढ़ें, व्हेन Zephyrus eke with his sweet breath inspired hath in every holt and heath, यानी कि जब मगरब की तरफ से हैरान कुन और सहर अंगेज़ हवाएं ख़ज़ा को बहार में बदल देती हैं. इंस्पायर्ड हैथ इन एवरी होल्ट एंड हीथ, यानी कि हर किस्म के पौधों को, हर किस्म की झाड़ियों को ख़ज़ा को बहार में बदल देती है जिससे नए पौधे खिल जाते हैं. लाइन नंबर 7 देखें, टेंडर क्रॉप्स एंड द यंग सन. अब यहाँ पे ये जो यंग है, इट्स मीन यंग, नौजवान. सन मीन्स सन, क्रॉप्स फसलें, एंड टेंडर मीन्स डेलिकेट, यानी कि सॉफ्ट, नरम, ठीक है. नरम फसलें और नौजवान सूरज. हैथ इन द रैम हिज हाव्स कोर्स यॉर्न. अब यहाँ पे इस लाइन को जब आप समझेंगे तो आपको इस लाइन को इसके साथ कनेक्ट करना होगा, ठीक है. नरम फसलें और नौजवान सूरज, एंड हैथ इन द रैम हैज़ हेल कोर्स यॉर्न. हैथ का मतलब है हैज़, एंड रैम का मतलब है बुर्ज हमल, ठीक है. एंड हाव्स कोर्स यॉर्न, हाव्स मीन हाफ, ठीक है, यानी कि आधा. कोर्स जो एक चक्कर होता है, जो एक अरसा होता है. यॉर्न का मतलब है चक्कर, एंड कोर्स का मतलब है अरसा, यानी कि नरम फसलें और नौजवान सूरज जो है वो बुर्ज हमल में अपनी आधी ज़िंदगी जो है वो गुजार चुका है. आधी ज़िंदगी मीन्स अपना आधा चक्कर जो है वो मुकम्मल कर चुका है. मीन्स सूरज का ज़मीन के गिर्द जो अपना आधा हिस्सा था, आधा चक्कर था, वो मुकम्मल हो चुका था, ठीक है. लाइन नंबर 9 देखें, एंड स्मॉल फ्लॉल्स मेक एन मेलोडी. स्मॉल छोटे, ठीक है, SMALL स्मॉल. फॉल्स मीन्स परिंदे, ठीक है, फॉल्स मीन्स बर्ड्स. मेकन मेलोडी, मेकन है मेक, एंड मेलोडी मीन्स सॉन्ग्स या फिर गीत. परिंदे खुशी से गीत गा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, ठीक है. आप यहाँ पे इनको इजीली समझ सकते हैं.
एंड स्मॉल फॉल्स मेक एन मेलोडी, और छोटे परिंदे जो हैं वो खुशी से गीत गा रहे हैं। दैट स्लेपन ऑल द नाइट विद ओपन आई। अब यहाँ पे वाई ई लिखा है, इट्स मीन आई, ठीक है। नाइट, नाइट, स्लेपन मीन्स सोना, स्लीप, ठीक है। और ये इतनी खुशी उनको दे रहे हैं उन परिंदों को कि वो इतने खुश हैं, गीत गा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, और ये खुशी जो है उन पे इतना असर कर रही है कि वो रात को भी जाग रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना जागती आंखों से सोना, तो वो परिंदे जो हैं वो स्मॉल फॉल्स जो हैं वो भी जागती आंखों के साथ सो रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखें, सो प्रिक्थ हिम नेचर इन हर कर्ज। अब यहाँ पे प्रिक्थ लिखा है और यहाँ पे हेम एंड हर। हेम का मतलब है देम एंड हायर का मतलब है देयर, ठीक है। एंड प्रिक्थ का मतलब है मोटिवेट करना। क्या करना? मोटिवेट करना, ठीक है। क्योंकि वो परिंदे इतने खुश हैं, इतने गीत गा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, और पूरी रात वो जो है खुशी से सो नहीं पा रहे, क्योंकि फितरत जो है वो उनको इनकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है, ठीक है। करेज का मतलब होता है हार्ट एंड पर्थ का मतलब होता है मोटिवेट करना, ठीक है। तो कुदरत जो है, फितरत जो है वो उनको मोटिवेट कर रही है, खुश कर रही है, वो इतने इंस्पायर हैं कि वो पूरी रात सो नहीं पा रहे। तो स्टूडेंट्स, ये जो फितरत है, ये जो कुदरत है, ये इंसानों पर भी ऐसे ही असर रखती है जैसे परिंदों पे असर रखती है, पौधों पर असर रखती है। जैसे हमने पढ़ा ना कि परिंदे जो हैं वो पूरी रात सो नहीं पाते, इतने खुश होते हैं। और इसी तरह से पौधों के बारे में पढ़ा कि पौधों के ऊपर नई शाखें आती हैं, फसलें जो हैं वो उनकी खुशकी ख़त्म होती है। तो इसी तरह से जो कुदरत है ये इंसानों पर भी असर रखती है, ठीक है। देन लोंगन फॉक टू गून ऑन पिलग्रिमेज। देन का मतलब है देन, फिर, ठीक है। लोंगन फॉक, लोंगन का मतलब है डिज़ायर। लोंगन का क्या मतलब है? डिज़ायर। फॉक टू गोन ऑन पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मीन्स अ जर्नी टू सम श्राइन और टॉम। जिस तरह से लोग हज पे जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं रिफॉर्मेशन के लिए, तो इसी तरह से जो कुदरत है वो इंसानों पर भी असर रखती है। लोगों के अंदर रूहानियत जागती है, लोग रिफॉर्मेशन के लिए और ज़ियारत की ख्वाहिश उनके अंदर बढ़ जाती है। देन लोंगन, और फिर लोग जो है वो पिलग्रिमेज पर जाना पसंद करते हैं, यानी कि लोगों के अंदर भी डिज़ायर आती है रिफॉर्मेशन की, उनके अंदर रूहानियत जागती है, तो वो श्राइन्स पर जाते हैं, टॉम्स पर जाते हैं, ताकि वो उनकी ज़ियारत कर सकें। नेक्स्ट लाइन देखें, एंड फार्मर्स फोक टू सीकन स्ट्रॉन्ज स्ट्राउंड। लिहाजा जो ज़ायरीन हैं दूर दराज के सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास टिकट होता है, ठीक है। कहीं पे भी जाने के लिए, उम्रे पे जाने के लिए, हज पे जाने के लिए उनके पास टिकट होता है, तो उनको कहते हैं पाल्मर्स, यानी कि ज़ायरीन, जो लोग जाना चाह रहे होते हैं। फॉर टू सीकन स्ट्रेंज स्ट्राउंड, ठीक है। सीकन मीन्स तलाश करना, ठीक है। तो लिहाजा ज़ायरीन जो हैं वो दूर दराज के सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाइन नंबर 14 है, टू फर्ने हाउस ओथ इन सॉन्ड्री लैंड्स। क्योंकि वो मुक़द्दस जगहों पर जाने की ख्वाहिश करते हैं। द फर्ने हाउस ओथ इन सॉन्ड्री लैंड्स। सॉन्ड्री का मतलब होता है मुक़द्दस, पाक, एंड लैंड्स मीन्स ज़मीन, ठीक है। वो मुक़द्दस जगह पर जाने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। तो ये तो थी लाइन नंबर 14। लाइन नंबर 14 तक आज हमने टेक्स्ट को पढ़ा। आई होप आपको वर्ड टू वर्ड इस टेक्स्ट की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, और जनरल प्रोलॉग इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से कवर हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।